बृहन्मुंबई मनपा माध्यमिक शिक्षण विभाग इस ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सचिन पिंपड़े सर आपको राजनीतिक शास्त्र इस विषय का अध्ययन करने वाला हूं। पीपीटी के माध्यम से सब लोग ध्यान से देखिए। विषय राजनीतिक शास्त्र पाठ पहला। पाठ का नाम है हमारा विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां। आज के हमारे जो उपघटक है शीत युद्ध, विश्व का द्विध्रुवीकरण, सशस्त्र स्पर्धा, गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन, शीत युद्ध का अंत, शीत युद्धोत्तर विश्व, इस टॉपिक के बारे में हम लोग है। तो इसके पहले आपको जो टीचर ने जो पढ़ाया था, जो टॉपिक जो पढ़ाया था, हम उसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद में हम हमारा जो मूल टॉपिक है उस मूल टॉपिक की ओर आएंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने जो नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में हमने हेलो सर, हेलो, उस टॉपिक का हम एक रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद में जो हमारा जो मूल टॉपिक उसके ऊपर हम आएंगे। आप लोगों ने जो पिछली कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की जो पाठ्य पुस्तकों में हमने जो स्थानीय शासन संस्था है, भारत का जो संविधान है और अपने देश की जो शासन प्रणाली है अथवा सरकार की जो संरचना है, इनका हमने अध्ययन अभी तक किया है। परंतु इस नवी कक्षा में हम भारत के जो विश्व से होने वाले, मतलब हमारा जो देश है उसका जो विश्व से किस प्रकार का संबंध है, वो हम संबंध इस टॉपिक में देखने वाले। तो हम सभी अलग अलग कारणों से सुविधाओं के लिए समाज के व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों पर निर्भर होते हैं। तो हमारा जो सामाजिक जीवन है वो एक दूसरे पर क्या होता है, अवलंबित होता है। तो बच्चों, ये पहला जो इसमें मुद्दा था जो आपको पढ़ाया गया था वो है परस्परावलंबन। अभी परस्परावलंबन क्या है कि विश्व के सभी देश जो हमारे विश्व में जो भी सभी देश है तो किसी न किसी कारणों से एक दूसरे पर अवलंबित होते रहते हैं। अब कोई भी देश हो, वो देश क्या होता है, एक दूसरे पे क्या होता है, अवलंबित होता है। उसको एक दूसरे की क्या करना पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है, मदद उसको देनी पड़ती है। राष्ट्र कितना भी बड़ा हो या कितना भी समृद्ध हो, वो विकसित क्यों ना हो, वह सभी को सभी बातों में क्या करता है, स्वयं पूर्ण नहीं हो पाता। तो ये जो बड़े राष्ट्रों की आ, उनके जैसे अन्य बड़े और छोटे राष्ट्रों पर निर्भर रहना रहना उनको पड़ता है। इसलिए परस्परावलंबन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का एक, अर्थात आज की जो वैश्विक व्यवस्था है, इस वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट इसका यहाँ पर है। और इसमें जो अगला जो मुद्दा है, विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब जो प्रत्येक राष्ट्र है, इस प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए तथा अन्य राष्ट्रों से कैसे व्यवहार करे, इस विषय में नीति निर्धारित करता रहता है। तो अ, ऐसी स्थिति को ऐसी नीति को विदेश नीति यहाँ पर कहा जाता है। भारत की जो विदेश नीति, वो हमने उसका अगले अध्याय में क्या किया, विस्तार से उसको अध्ययन हम उसको अभी करने वाले हैं। अभी बच्चों, इसकी जो पृष्ठभूमि है, हम आज जिस विश्व में रहते हैं, अभी हम वर्तमान में जिस विश्व में रहते हैं, उसकी जो अनेक घटनाओं गतिविधियों द्वारा आकार पाया जाता है। इसलिए हमें वर्तमान विश्व को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। पिछली शताब्दी में क्या हुए थे बच्चों, दो विश्व युद्ध हुए थे, ये हमको मालूम है। यह दो विश्व युद्ध पिछली शताब्दी में हमने, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं वहां पर थी। उनके कारण क्या हुआ, हमारा विश्व बदलता गया। तो विश्व में जो नए प्रवाह है, नए विचार है या ऐसी बातें उसके अंदर समाविष्ट हुई। तो इन विश्व युद्धों के कारण इसमें क्या क्या हुआ, तो हम समझने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो इस इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध क्या है कि वर्ष 1914 में और 1918 के बीच, 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था,
तो यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल थे। जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, उन यूरोप महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण जो देश इसके अंदर क्या थे, शामिल थे। तो तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक व्यवस्था में यूरोप को बहुत महत्व प्राप्त था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा यहाँ पर क्या हुई, जन तथा धन की यहाँ पर क्या हुई, हानि हुई। मतलब आज जन की भी हानि हुई और धन की भी क्या हुई, हानि हुई। तो युद्ध में जो सहभागी राष्ट्र है हमारे, जो उसके अंदर जो ये जो युद्ध हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें जो कौन-कौन से राष्ट्र जो सहभागी हुए थे, तो उन्होंने क्या हुआ इनका, उनका यहाँ पे बड़े पैमाने पे क्या हुआ, आर्थिक घाटा हुआ। उनका आर्थिक रूप से क्या हुआ, हानि हुई। उनको वहाँ पे सहन करना पड़ा। तो युद्ध में जो सहभागी न होने वाले जो राष्ट्र थे, मतलब जो सहभागी राष्ट्र थे, उनकी आर्थिक हानि हुई, परंतु जो सहभागी न हुए, उनको भी क्या हुआ, इस युद्ध की उनको भी मार यहाँ पे सहनी पड़ी। तो ये जो विजित तथा पराजित राष्ट्रों को अर्थव्यवस्था यहाँ पे क्या गई, पूरी शर्मा रह गई। अब बच्चों, इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध में जो सहभागी राष्ट्र है, मतलब मित्र जो राष्ट्र है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, इटली है, अमेरिका है। और जो मध्यगत जो राष्ट्र है क्या है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, तुर्किस्तान, बल्गेरिया, ये उसके मध्यगत राष्ट्र है। तो इस तरह की जो युद्ध पुनः न होने के लिए कोई उपाय योजना करनी चाहिए, या ऐसा सभी राष्ट्रों को लगने लगा। तथा उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राष्ट्र संघ नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर होती हुई दिखाई दी। तो अंतरराष्ट्रीय समस्या हल करने हेतु या चर्चा तथा समझौता करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाया गया। उस राष्ट्र संघ की मुख्य जिम्मेदारी युद्ध को टालना यहाँ पर मानी गई। प्रथम जो विश्व युद्ध है हमारा, ये प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त होने के बाद यूरोप में तथा यूरोप के बाहर भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर हमको दिखाई दिए। जैसे जो यूरोप के जो पूर्वी जो साम्राज्य है हमारे, वो क्या हुए, पूरे ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। और वहाँ पर क्या हुए, एक प्रकार के नए राष्ट्र क्या हुए वहाँ पर अस्तित्व में आए। तो यूरोप के जो अनेक देशों की जो अफ्रीका है और एशिया जो महाद्वीप है, यहाँ पर एक प्रकार की जो आवासीय बस्तियां थी, मतलब वहाँ पे लोग रहते थे। इन आवासीय बस्तियों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ होता गया। इन आंदोलनों में यूरोपीय राष्ट्रों के वर्चस्व के सम्मुख क्या हुई, एक प्रकार की बड़ी चुनौती यहाँ पर दी गई। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक शांति प्रस्तावित करने हेतु राष्ट्र संघ का निर्माण यहाँ पर हुआ। परंतु ये जो राष्ट्र संघ है, यहाँ पर ये युद्ध रोकने में क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। पर वो युद्ध क्या हुआ, आगे कंटिन्यू बढ़ता गया। तो जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों में क्या हुआ, ये तानाशाह जो होता है, इस तानाशाह शासन व्यवस्था में अस्तित्व में यहाँ पर आई है। अब बच्चों इसी प्रकार देखो, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से लेके 1945, देखो बच्चों, वर्ष 1939 से लेके वर्ष 1945 के जो बीच की जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध अधिक संहारक सिद्ध हुआ। वह अधिक व्यापक तो था ही था, परंतु इस युद्ध में अधिक उन्नत तकनीकी का उपयोग यहाँ पर किया गया था। युद्ध में जो सहभागी हुए राष्ट्रों पर भी एक प्रकार क्या हुआ, आर्थिक राष्ट्र इसमें इसमें आर्थिक संकट को तोड़ना पड़ा। अब जो भी इस युद्ध के अंदर जो राष्ट्र सहभागी हुए, तो उनको एक प्रकार की क्या हुई, फिर से आर्थिक हानि हुई। तो ये जो द्वितीय जो विश्व युद्ध है, इसमें जो सहभागी राष्ट्र है, मतलब मित्र राष्ट्र है, अक्षय राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत, रशिया, चीन, अमेरिका, ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहभाग था। और अमेरिका के अणुबम का निर्माण किया था। युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी, इन दो शहरों पे क्या किया उन्होंने, 6 और 9 अगस्त को 1945 को उन्होंने वहां पर अणुबम गिराए, और एक प्रकार की वहां पे क्या हुई, हानि हुई, बहुत से लोग मारे गए। और यूरोप में जर्मनी की हुई हार के बाद तथा एशिया में जापान की हार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, यहाँ पर समाप्त हो गया। यहाँ पे जर्मनी और यूरोप यूरोप में क्या हुआ, जर्मनी की यहाँ पे हार हो गई, और एशिया में क्या हुआ, जापान की भी हार हो गई। तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अभी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो समय में विश्व स्तर पर जो अनेक घटनाएं थी, जो घटित घटनाएं है, उसमें एक महत्वपूर्ण क्या हुआ, एक घटना, जो शीत युद्ध का आरंभ वहां पर शुरू हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिर वहां पे एक नई घटना घड़ी। वो कौन सी घटना थी, शीत युद्ध। अब ये जो शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध का जहाँ पे क्या हुआ, आरंभ हुआ। और 1945 से लेके
1951 तक का ये जो प्रदीर्घ जो समय था, यहाँ पर क्या हुआ, शीत युद्ध इसमें व्याप्त था। अब आप समझ सकते हैं बच्चों, शीत युद्ध 1991 तक ये क्या हुआ, ये व्याप्त था। इस कालखंड में कुछ परिवर्तनों की हम समीक्षा करने वाले हैं। तो पहला बच्चों हमारा जो टॉपिक है, शीत युद्ध, विश्व का ध्रुवीकरण, सुशास्त्र स्पर्धा, गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन, शीत युद्ध का अंत, शीत युद्धोत्तर विश्व। तो आओ बच्चों, हम हमारा आज का जो पहला मुद्दा है, शीत युद्ध, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से जानकारी हासिल करने वाले हैं। अब बच्चों ये जो शीत युद्ध है, दूसरे विश्व युद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत रशिया युद्ध यहाँ पे क्या हुआ, समाप्त होते ही परस्पर प्रतियोगिता यहाँ पर उनकी बन गई। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र जो रहे हमारे अमेरिका तथा सोवियत रशिया है, यहाँ पर उनको क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। परस्पर प्रतियोगी यहाँ पर क्या हो गए, वो बन गए। उनके आपसी सहयोग का स्थान प्रतिद्वंदिता ने ले ली। यह प्रतिद्वंदिता वैश्विक राजनीति में 40 से 45 वर्षों तक यहाँ पर ये चलती रही। इन दोनों देशों में क्या हुआ, इन दोनों देशों में क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप में युद्ध नहीं हुआ, पर युद्ध की जो ज्वाला है कभी भी धधक सकेंगी। मतलब कभी भी क्या होगा, भयानक युद्ध हो सकता है। मतलब इस प्रकार की वो धधक सकेंगी। इस प्रकार की जो ज्वाला है, तो इतना तनाव था उसमें कि उनके जो संबंधों में उत्पन्न वहां पे होता हुआ हो, हो गया। तो ये जो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, पर युद्ध के लिए पूरक जैसी तनावपूर्ण परिस्थिति का वर्णन शीत युद्ध के रूप में किया जाता है। मतलब ये कैसा है, शीत युद्ध कैसा है, मतलब ऐसा फेस टू फेस वहाँ पे युद्ध नहीं होता था, परंतु ये एक प्रकार का एक तनावपूर्ण, मतलब हम बोलते हैं टेंशन में, ऐसा तनावपूर्ण परिस्थिति का यहाँ पर इसका वर्णन शीत युद्ध में रूप में किया जाता है। तो इस कालावधि में बच्चों अमेरिका को महासत्ता थी। अभी अमेरिका है, इस अमेरिका तो महासत्ता थी, पर जो सोवियत यूनियन है, इस सोवियत यूनियन ने भी आणविक जो प्रक्षेपण है, जो अणुबम है, जो बड़े बड़े के शस्त्र है, तो ऐसे प्रक्षेपण शास्त्रों का जो निर्मित कर अपने जो सैन्य को सामर्थ्य बढ़ाकर एक प्रकार का जो अपना महासत्ता है वहां पर बनने का फिर उन्होंने प्रयत्न यहाँ पर किया। अब बच्चों आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, अमेरिका तथा सोवियत संघ, इन दो महासत्ताओं का संघर्ष, सत्ता स्पर्धा, शस्त्र स्पर्धा, विचार प्रणाली के बीच के भेद, एक दूसरे को शह और मात देने की वृत्ति, इन सभी बातों के कारण शीत युद्ध शुरू यहाँ पर होता गया था। अब बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो शीत युद्ध है, इसके परिणाम भी हुए, है ना। जब कुछ युद्ध होता है तो उसके परिणाम भी होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो शीत युद्ध है, तो इस शीत युद्ध में क्या हुआ, इसका हमको दिखाई देता है। क्या है इसमें, सैन्य संगठनों का निर्माण। अभी जो शीत युद्ध है, इन शीत युद्ध की कालावधि में दोनों महासत्ताओं ने सैन्य संगठनों का निर्माण किया। अब कौन कौन से, अमेरिका भी है, सोवियत यूनियन भी है। तो ऐसे जो बड़े बड़े जो दो बड़े बड़े राष्ट्र है, इन दो महासत्ताओं देशों ने क्या किया, एक प्रकार का जो सैन्य संगठन है, मतलब जो मैन पावर है उनके पास, उनका उन्होंने निर्माण यहाँ पर किया। अब उनके सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने महासत्ता ने ले ली। अब बच्चों उन महासत्ताओं ने ले ली। अब इसमें जो नाटो है, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कभी बच्चों, 4 अप्रैल 1949। अभी जो नाटो है, यह अमेरिका जो राष्ट्र है उसके नेतृत्व में ये सैन्य संगठन कार्य करता था। अब उसी प्रकार क्या है, ये जो वर्साय समझौता है, यह सोवियत संघ के नेतृत्व में एक प्रकार का नेतृत्व वाला सैन्य संगठन है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अमेरिका और सोवियत संघ है, इनके दो संगठन हैं। एक जो अमेरिका है, उनकी क्या है, नाटो, यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका के नेतृत्व में कार्य करता है। और ये जो सोवियत संघ के नेतृत्व में यहाँ पर वर्साय समझौता या सोवियत संघ में नेतृत्व माना जाता है। अब बच्चों उसके बाद देखो, अगला टॉपिक है हमारा विश्व का द्विध्रुवीकरण। अब ध्रुवीकरण बताया आपको, ध्रुवीकरण का होता है आकर्षण।
अपनी ओर आकर्षण करना। अब ये जो विश्व है, इस विश्व को द्विध्रुवीकरण, अब ये जो शीत युद्ध है हमारा, इस शीत युद्ध के काल में विश्व के अधिकांश देश से अधिक जो देश होते हैं, ये 2 महासत्ताओं के गुटों में शामिल हुए थे। अब कोई अमेरिका के साथ शामिल हुआ, कोई सोवियत यूनियन संघ के साथ शामिल हुए। तो राष्ट्रों का इस तरह 2 गुटों में विभाजन होना, अर्थात द्विध्रुवीकरण होना। अब आपको पता है कि इसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन संघ है, यह महासत्ता देश है। अब ये जो छोटे-छोटे जो राष्ट्र है हमारे, तो छोटे-छोटे जो देश है, तो देश कैसे है उनके ऊपर आकर्षित हुए और उनके गठ में क्या हो गए, वो शामिल हो गए। तो राष्ट्रों का इस तरह 2 गुटों में विभाजन होना, अर्थात द्विध्रुवीकरण होना, इससे शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ गया। तनाव का क्षेत्र भी क्या हो गया, यहाँ पर फैल गया। अब क्यूबा, अभी जो क्यूबा है बच्चों, इस क्यूबा में तो इसका जो संघर्ष है, ये 1962 में शीत युद्ध काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी थी। अभी जो क्यूबाई है, ये क्यूबाई मिसाइल संकट, मतलब क्यूबा में जो अक्टूबर में जो संकट आया था, उस संकट के रूप में यह जाना जाता है। अब ये जो शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के बीच में क्या हुआ, टकराव था। दोनों में क्या था, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था, टकराव था, और सोवियत यूनियन संघ के साथ। अब ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा आकाश और समुद्र मार्ग में से उन्होंने क्या किया, हमला किया। जो समुद्र जो मार्ग होता है, तो वहाँ से उन्होंने, अमेरिका ने क्या किया, आकाश के द्वारा, मतलब हवाई माध्यम के द्वारा या समुद्र के मार्ग के द्वारा क्या उन्होंने क्या किया, हमला किया। मतलब ये हमला करने का उन्होंने विचार किया और क्यूबा का सैन्य संगरोधन यहाँ पे उनको तय करना पड़ा। अब बच्चों, क्या आप जानते हो कि वर्ष 1917 में रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई और उसी से सोवियत रशिया में अस्तित्व में जो आया, अल्पावधि में अल्पावधि में जो सोवियत रशिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महासत्ता के रूप में उभर आया, परंतु अमेरिका और सोवियत रशिया में अति मतभेद था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर, पहला इसमें देखो, अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन, मतलब अमेरिका पूंजीवाद का जो समर्थन करने वाला एक लोकतांत्रिक राज्य था। तो सोवियत रशिया समाजवाद और एक पक्षीय तानाशाह को समर्थन करने वाला यहाँ पे क्या था, उसका एक समर्थन करने वाला एक राज्य था। तो दोनों महासत्ताओं को विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाना था। अमेरिका को पूंजीवाद का प्रसार करना था, तो सोवियत रशिया को समाजवाद का। अभी जो अमेरिका है, उसको ने क्या, पूंजीवाद, इस पूंजीवाद का यहाँ पे उसको प्रसार करना था। तो सोवियत जो रशिया है, इस सोवियत रशिया को समाजवाद का यहाँ पर उसको प्रसार करना था। अब जो छोटे-छोटे जो राष्ट्र है, अपने गुट में जो खींचे उन्होंने, अपना वर्चस्व बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, इस उद्देश्य से उन्होंने, दोनों सत्ताओं ने छोटे राष्ट्रों को अपने-अपने गुट में खींचने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूरोप का वैचारिक स्तर पर विभाजन हुआ। पश्चिम यूरोप तथा वहाँ के देश अमेरिका के गुट में शामिल हुए, तो पूर्व यूरोप में देश सोवियत रशिया के गुट में शामिल हुए। अभी जो पश्चिम यूरोप है हमारा, इस पश्चिम यूरोप में तथा वहाँ के जो देश है अमेरिका, वहाँ पे उसके गठ में वो शामिल हुए। तो जो यूरोप है, उस पूर्व यूरोप के सोवियत जो रशिया का जो गठ है, उस गुट में वो शामिल हुए। इन महासत्ताओं ने अपने-अपने गुट राष्ट्रों के सैन्य तथा आर्थिक सहायता देने की यहाँ पे इन्होंने नीति को स्वीकार की। आप देख सकते हैं मुद्दे के आधार पे राष्ट्रों को सैन्य तथा आर्थिक सहायता देने की यहाँ पे इन्होंने नीति स्वीकार की। बच्चों, अब आगे देखते हैं सशस्त्र स्पर्धा। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप, एक दूसरे को शह और, मतलब शह और मात देना, मतलब एक दूसरे को शह और मात देना देने के लिए जो महासत्ता बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रों का निर्माण करने लगा। अब ये जो 2 बड़े-बड़े जो महासत्ता है, अमेरिका और सोवियत यूनियन संघ, अब एक दूसरे को शह मात देने के लिए उन्होंने क्या किया,
अलग अलग जो शस्त्रों का उन्होंने क्या किया, निर्माण किया एक दूसरे को हमला करने के लिए, युद्ध करने के लिए। अधिक से अधिक विध्वंसक, मतलब इतने भयानक जो स्फोटक जो शस्त्र है, वो जो प्रक्षेपण शास्त्र बनाने के संदर्भ में आवश्यक जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी ज्ञान है, उन्होंने उस ज्ञान को उन्होंने अवगत करने हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। किंतु इन प्रक्षेपण शास्त्रों को की होड़ में एक प्रकार से जो जैसे मैंने बताया आपको, जो एकदम हानिकारक, विध्वंसक, मतलब हमको हानि पहुंचे, इस प्रकार के जो प्रक्षेपण शास्त्र जो बनाने के संदर्भ में उन्होंने क्या किया, एक प्रकार का जो तकनीकी है, तो जो टेक्निकल जो नॉलेज है, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने एक प्रकार की जो प्रतियोगिता है, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने प्रारंभ की। किंतु इन प्रक्षेपण शास्त्रों की होड़ में वैश्विक शांति जो है हमारी, जो हमारी जो विश्व की जो शांति है, इस विश्व की शांति खतरे में आएंगी। इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण प्रक्षेपण शास्त्रों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के प्रयास भी इस समय में होते हुए दिखाई दिए। मतलब अब क्या हुए, इसे भयानक भयानक जब ये जो शस्त्र बन रहे थे, तो इससे क्या होता है, हमारे विश्व में हमको जान माल की नुकसानी हमको ही पहुंचने वाली है। तो हमारे जो विश्व की जो शांति है, वो भंग ना हो, खतरे में ना हो, तो इसका जो आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण प्रक्षेपण शास्त्रों के नियंत्रण में एक प्रकार का निशस्त्रीकरण के प्रयास भी इस समय में हुए। मतलब उन्होंने शस्त्र का इस्तेमाल न करे, तो यह भी प्रयास समय में होता हुआ दिखाई दिया। अब आगे देख सकते बच्चों इसमें चित्र के माध्यम से अगला मुद्दा, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण। महासत्ताओं की होड़ में जो बड़े बड़े महासत्ता है, जैसे कि अमेरिका महासत्ता है, सोवियत यूनियन जो महासत्ता है, तो ये महासत्ताओं की होड़ में विकासशील राष्ट्रों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का निर्माण यहाँ पर उन्होंने किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था। मतलब जो भी हमारा है कि हमारा आर्थिक विकास बहुत उनको महत्वपूर्ण वहाँ पर माना गया, उनको महत्वपूर्ण लगता था। तो यूरोप के जो देश है, यूरोप के देशों में यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया गया। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये देख सकते हैं हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से, देखो ध्यान से, यूरोप के जो देश है, इस यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जो ब्रुनेई, सिंगापुर, ये जो लाओस, ये जो नाम है, ये एशियन संगठन का यहाँ पे निर्माण किया 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 गया। अभी जो एशियन है, इसे कहते हैं हम एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब ये जो एशियन है, यह इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया में, मतलब जकार्ता में इसकी स्थापना हुई। इसमें देखो बच्चों, गुट निरपेक्षतावाद, शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने पर उस कालावधि में एक और विश्व का द्विध्रुवीकरण हो रहा था, पर उसी के साथ साथ कुछ देशों को महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना था। तो ऐसे राष्ट्रों ने महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने की नीति स्वीकार की। इसे ही गुट निरपेक्षतावाद कहते हैं। अभी जो गुट निरपेक्षतावाद है, यह शीत युद्ध काल का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। अभी महत्वपूर्ण आंदोलन हम इसको सही रूप से पढ़ने वाले हैं अभी। अब देखो आगे, गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के स्वतंत्र हुए नए देशों में गुट निरपेक्षतावाद विचार का समर्थन किया। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब वर्ष 1961 में, मतलब हमारा जो भारत देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे देश के जो पहले पंतप्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप देख सकते चित्र के माध्यम से यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उसके साथ साथ अभी आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर,
यूगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टिटो, इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासेर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकानो और घाना के राष्ट्राध्यक्ष क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखो 1961 में, अब ये जो अलग-अलग जो राष्ट्र है, मैंने नाम बताया आपको, ये अलग-अलग राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष है या पंतप्रधान हैं, इन्होंने अ इस गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन की इन्होंने क्या किया? शुरुआत की। अब इस गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन का जो मूल्यांकन हम अगर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन का जो मूल्यांकन में इसका जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का इन्होंने क्या किया? खुलकर विरोध किया। इस आंदोलन में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय समस्या को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया गया। तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे भारत के जो पंतप्रधान, उनके मार्गदर्शन पर भारत ने इस आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पर उन्होंने किया। मतलब पंडित जी नेहरू के नेतृत्व में ही इस आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। उनका ऐसा हेतु था कि हम किसी की भी जो भी बड़े-बड़े महासत्ता है, उनकी गुट में शामिल न होकर, उनके खेमे में न जाकर हम अपने राष्ट्र का हम अपना विकास करें। बाद में क्या हुआ? इस काल में इस आंदोलन को भारत ने सक्रिय रूप से क्या किया? समर्थन दिया। शीत युद्ध समाप्त हो जाने पर इस आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। जब शीत युद्ध जब समाप्त हो गया, परंतु इस गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन है, इसका जो महत्व है, ये कम हुआ क्या? बिल्कुल कम नहीं हुआ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन में मानवतावाद, वैश्विक शांति तथा समानता, ये जो जैसे जो शाश्वत मूल्य है हमारे, इस शाश्वत मूल्य पर आधारित इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्रों को एकत्रित रूप से क्या किया? उन्होंने उसको प्रेरित किया। अब यहाँ पर शांतिमय मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने हेतु इस आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया, निरस्तीकरण किया, मानवाधिकार का संवर्धन के संबंध में आग्रहपूर्ण भूमिका अपनाते हुए गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन ने यहाँ पर आंदोलन ने गरीब तथा जो अविकसित राष्ट्र थे, जो गरीब राष्ट्र है या वहाँ पे जो जो राष्ट्र विकसित नहीं है, तो ऐसे राष्ट्रों की जो समस्याओं को उन्होंने वहाँ पर उसकी दृढ़ता के साथ यहाँ पे नींव रखी गई। अब इस आंदोलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नियो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अभी जो नियो की यहाँ पर मांग की, अभी जो नियो है बच्चों, इसकी स्थापना 1970 को हुई। अब संक्षिप्त में कहा जाए तो शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद, मतलब शीत युद्ध जब समाप्त हो गया, तो उसके बाद भी गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। तो इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्रों को एकत्र आने के लिए प्रेरित किया और इस आंदोलन ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ अनेक वैचारिक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यहाँ पर लाया गया और इस राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े और एक नया विश्वास उन्होंने यहाँ पर देने का प्रयास पूर्ण रूप से यहाँ पर किया। अब इसके बाद बच्चों है शीत युद्ध का अंत। अब बच्चों ये जो शीत युद्ध का अंत वर्ष 1945 में वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली रहा शीत युद्ध। बाद में यह क्या हो गया? यह समाप्त हो गया। शीत युद्ध का जो अंत हमने पिछली शताब्दी के अंत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। शीत युद्ध के समाप्त होने पर वहाँ पर उनकी अनेक प्रकार की बातें जिम्मेदार थी। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से मुद्दे देख सकते हैं आप। पहला मुद्दा देखो, आर्थिक उदारीकरण की नीति का स्वीकार किया। मतलब सोवियत जो रशिया है, इस सोवियत रशिया ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया और देश की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रण को उन्होंने क्या किया? शिथिल कर दिया। मतलब जो देश होता है, उस देश के जो अर्थव्यवस्था पर जो लगाए गए जो नियंत्रण है, उसको उन्होंने क्या किया? वहाँ पर शिथिल कर दिया। अगला जो उसमें सेकंड टॉपिक मुद्दा देखो, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन।
सोवियत रशिया ने तत्कालीन अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्रचना और ग्लासनोस्त खुलापन नीतियों पर यहाँ पर उन्होंने अमल किया। तो इन नीतियों के कारण माध्यमों पर नियंत्रण कम हुआ और राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्या हुआ, यहाँ पर परिवर्तन हुआ। अर्थात इस क्षेत्र में पुनर्रचना की गई और इससे लोकतंत्रीय को यहाँ पर क्या मिला, पूरा बढ़ावा मिला। मतलब उनको एक प्रकार की स्वतंत्रता मिली यहाँ पर। और इसमें जो थर्ड नंबर देखो, शासन सत्ता में बदलाव। शासन जो सत्ता है उसमें क्या हुआ, बदलाव आए। अब कैसे आए देखो, कि पूर्वी जो हमारे यूरोप के सोवियत रशिया के प्रभाव वाले देशों तथा पूंजीवादी और लोकतांत्रिक मार्ग अपनाने के लिए अपनाने के कारण वहाँ की जो शासन संस्था है क्या हो गई, यहाँ पर पूरी बदल गई। मतलब जो मैंने बताया कि आपको कि यूरोप की जो सोवियत रशिया है, वहाँ पे जो उसके उसके जो प्रभावशाली जो प्रभाव पड़ने वाले जो देश है, तो उन देशों की जो पूंजीवादी है तथा वहाँ की जो लोकतांत्रिक है, तो इन्होंने क्या किया, अपना मार्ग मार्ग अपनाने के कारण वहाँ पे क्या किया, उन्होंने अपनी शासन सत्ता को यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या किया, बदल दिया। और लास्ट में देखो, राष्ट्रों का निर्माण। अब सोवियत जो रशिया है, इस सोवियत रशिया का विघटन हुआ और फलतः क्या हुआ, नए अनेक नए राष्ट्रों का यहाँ पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। रूस सोवियत रशिया का एक बड़ा देश था। यहाँ पे नाम सुना होगा, रूस, यह जो देश है, यह सोवियत रशिया का क्या था, ये सबसे बड़ा यहाँ पर यह देश था। अब अगला मुद्दा देखो बच्चों, इसमें शीत युद्धोत्तर विश्व। शीत युद्ध के बाद का विश्व। जो रशिया के विघटन के साथ साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो किसी समय महासत्ता रहे इस सोवियत रशिया के विघटन से विश्व की राजनीतिक में महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर हुआ। जैसे आप देख सकते हैं, पहला, महासत्ता के रूप में शेष रहना। मतलब कैसे, कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही एकमात्र महासत्ता के रूप में क्या हो गया, वो शेष रह गया। अभी हमारे जो विश्व की जो राजनीति है, इसमें एकमात्र जो राष्ट्र है अमेरिका, यह क्या हुआ, महासत्ता के रूप में क्या बच गया, वो शेष यहाँ पर रह गया। उसमें देखो सेकंड, व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाना। ये जो राष्ट्र है, इस राष्ट्रों के जो व्यापार और आर्थिक जो संबंध है, इन व्यापार तथा आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए जो अनुकूलन जो वातावरण होता है, उस अनुकूलन वातावरण को निर्माण हुआ। उसमें पूंजी, श्रम, बाजार, सूचना, इसका विश्व भर में क्या हुआ, प्रसार हुआ। किन किन बातों का प्रसार हुआ, पूंजी, श्रम, बाजार, सूचना, इनका विश्व भर में क्या हुआ, प्रसार हुआ। लोगों के मन में, या लोगों ने ऐसे विचार किया कि लोगों के विचारों में और कल्पनाओं में क्या हुआ, एक प्रकार का मुक्त रूप से संचार यहाँ पे होने लगा। अब इसमें देखो, स्पर्धक राष्ट्र की अवधारणा सामने आना। अभी जो सभी जो राष्ट्र है, इन सभी राष्ट्रों के व्यापारिक संबंधों को प्रधानता देने के निश्चय यहाँ पर किया गया, जिससे अन्य राष्ट्र जो होते हैं, इन अन्य राष्ट्रों की सहायता करने के लिए कल्पना क्या हो गई, पिछड़ गई। इसके बदलते हुए जो आर्थिक जो संबंध है हमारे, वो क्या हो गए, प्रस्तावित करने के प्रयास यहाँ पर उनका होने लगा। अर्थात पहले अपने किसी विरोधी राष्ट्र को शत्रु राष्ट्र कहा जाता था। मतलब जो अगर हमने विरोधी राष्ट्र मान लिया, तो हम क्या कहते थे, शत्रु राष्ट्र कहा जाता था। तो इसके लिए उसके बदले स्पर्धक राष्ट्र की जो अवधारणा है, वो यहाँ पर क्या हुई, पूर्ण रूप से सामने आई। उसमें देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी में वृद्धि। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जिम्मेदारी है, इन जिम्मेदारी में जो वृद्धि हुई, मतलब उनका पूर्ण रूप से क्या हुआ, विकास हुआ, मतलब उनमें उनका ग्रोथ हुआ। किनका, संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी में एक प्रकार की वृद्धि हुई। इसमें वैश्विक जो शांति हमारी, जो विश्व की जो शांति है तथा उसकी जो सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिक जो ठोस प्रयास करने पड़ते थे, वहां पर उसको करने पड़ते हुए दिखाई देते थे। अब आगे देखो, इसमें वैश्विक स्वरूप प्राप्त होना। अब पर्यावरण की जो रक्षा है,
इस पर्यावरण की जो रक्षा मतलब और साथ-साथ मानवाधिकार का संरक्षण करना, स्त्री-पुरुष समानता, प्राकृतिक आपदा का सामना करना, इन ऐसे जो मुद्दे मुद्दे हैं, मतलब जो वैश्विक स्वरूप है, यहाँ पर क्या हुआ प्राप्त होता हुआ हमको दिखाई दिया। अभी जो बच्चों वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अभी जो वैश्वीकरण है, तो ये जो शीत युद्ध के बाद व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में क्या हुआ? खुलापन आया। कब आया ये? शीत युद्ध के बाद। किसमें आया? व्यापार और आर्थिक जो संबंध है, उसमें एक प्रकार का खुलापन आया। इससे पूर्व के अनुसार पूंजी, श्रम, बाजार और सूचनाएं ये विश्व भर में क्या हुए? संचार होने लगा और विश्व भर में यहाँ पर संचार होने लगा और विश्व भर में क्या हुआ? लोगों ने विचारों पर या उनकी कल्पनाओं पर एक प्रकार का क्या हुआ? आदान-प्रदान यहाँ पर बढ़ता गया और सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति से विश्व की घटनाएं और गतिविधियां सुदूर मालूम होने लगी। देशों की जो सीमा होती है, उन सीमा और रेखाओं को पहले जितना महत्व नहीं रहा, इन सभी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के जो जैसे जो कुछ लाभ होते हैं, उन कुछ लाभ जो हुए हैं, तो वैसे ही कुछ हानियाँ भी यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। मतलब ये जो वैश्वीकरण है, इसमें हमें कुछ लाभ भी हुए हैं और इसमें कुछ क्या हुआ हमको हानि भी हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो विविध जो राष्ट्र है, ये विविध राष्ट्रों की जो अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से जुड़ जाने से व्यापार बढ़ा और आर्थिक एकत्रीकरण बढ़ा। इसमें जो क्या हुआ एक प्रकार जो आर्थिक जो एकत्रीकरण है वो बढ़ता गया और बाजारों के जो माल की जो उपलब्धता है वो भी क्या हो गई बढ़ती गई। परंतु इसी के साथ साथ क्या हुआ बच्चों, जो गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की जो दूरी है वो दूरी यहाँ पर कम नहीं हुई। अब जो गरीब राष्ट्र है वो गरीब है और जो अमीर राष्ट्र है वो अमीर है, तो इनकी जो दूरी जो कम होनी चाहिए थी वो क्या हो गई यहाँ पर कम यहाँ पर नहीं हुई। तो अ, हमने इस अध्याय में इस पाठ में हमने वर्ष 1945 से वैश्विक गतिविधियों का यहाँ पे क्या किया हमने बच्चों अध्ययन किया। तो ये जो शीत युद्धकालीन विश्व उसकी जो शस्त्र स्पर्धा तथा निरस्त्रीकरण का प्रयास समझा, वैश्वीकरण के अर्थ का अध्ययन भी यहाँ पर हमने किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ये पाठ आपका समाप्त हुआ है। अब इस पाठ समाप्त होने के बाद की जो उसके स्वाध्याय है आप लिख सकते हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा भी क्या हुआ, पाठ समाप्त हुआ है। तो बच्चों अगर आपको इसमें कुछ शंका है, जो मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर जो हमने अभी पढ़े हैं, इसमें अगर आप किसी शंका है तो आप शंका मुझे या कुछ प्रश्न रहा आप मुझे बता सकते हैं। शीत युद्ध, विश्व का द्विध्रुवीकरण, सशस्त्र स्पर्धा, गुरुविस्तार आंदोलन, शीत युद्ध का अंत, शीत युद्धोत्तर विश्व, ये हमारा अभी हमने टॉपिक का सविस्तर रूप से अध्ययन किया है। किसी कुछ पूछना है बच्चों, पूछ सकते हैं मुझे। हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो सर। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि जो शीत युद्ध है वो शीत युद्ध का नाम क्यों रखा गया और किस कारण रखा गया? शीत युद्ध का महत्व क्या है जो इतना शीत युद्ध का अंत हुआ और शीत युद्ध का नाम रखा गया? इसका कुछ महत्व होने का, इसका महत्व होगा तभी तो शीत युद्ध का हाँ नाम रखा बराबर गया। बराबर बच्चों। क्यों रखा गया? मेरा हाँ क्वेश्चन यह है आपसे। हाँ, और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध और जो प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद है ना, जो हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध युद्ध है और जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसकी जो समाप्ति के बाद क्या हुआ बच्चों, एक प्रकार का जो शीत युद्ध यहाँ पे क्या हुआ, शुरुआत हुआ। मतलब यह युद्ध कैसा हुआ, प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं होती थी यहाँ पर, परंतु ये लड़ाई ये युद्ध कैसा होता था, एक एक प्रकार का जो तनाव भरा मतलब टेंशन भरा ये युद्ध यहाँ पर होता था। मतलब इसमें क्या थी, इसमें एक प्रकार की युद्ध की ज्वाला थी, वो कभी भी क्या हो सकती थी, धधक सकती थी। और इतना जो ये जो शीत युद्ध है, तो इसमें क्या थे, इसमें एक तनाव भरा जो संबंध है यहाँ पर उत्पन्न हुआ। मतलब ये प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं होती थी यहाँ पर। मतलब कैसे जो प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा, द्वितीय विश्व युद्ध में आपने देखा, वहाँ पर क्या होता था, लड़ाई होती थी और वहाँ पर जान मान की नुकसान होती थी। परंतु इस शीत युद्ध में क्या हुआ, इस प्रकार की लड़ाई नहीं हुई, परंतु
जो तनाव जो भरा जो युद्ध है, कभी भी क्या हो सकता है यहाँ पे बदल सकता है। तो या जो तनाव भरे जो संबंध है, यहाँ पर क्या हुए वो उत्पन्न हुए। यस सर। थैंक हेलो? हेलो? तो बच्चों हमने इस अध्याय में वर्ष 1945 से वैश्विक गतिविधियों का हमने क्या किया? अध्ययन किया। ये आपका यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। और जो हमारा जो अगला अध्याय है, वहाँ पर हम भारत की जो विदेश नीति का हम क्या करेंगे? अध्ययन करने वाले हैं, मतलब अगले तासिका में। ठीक है सर, नीरज सर?